नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त महाबहस का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश में चुनावी घंटी बज चुकी है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के वार। यूपी में मोदी योगी के सामने राहुल अखिलेश की जोड़ी है, तो वहीं मायावती चुनाव को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है। सवाल यही है कि 543 सीटों के दंगल में 4 जून को किसका मंगल होगा। आज इसी सवाल पर खास गेस्ट पैनल के साथ हम करेंगे महाबहस। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने सब बगैर किसी के भेदभाव के आम आदमी के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है। आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एनडीए सरकार 400 पार। यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। तो शंखनाद हो चुका है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद तारीखों का ऐलान हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने जीत के दावे ठोक डाले, एक बार फिर से जीत के दावे कर दिए। दिनेश जोयाल जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बहुत बहुत सर न्यूज 18 के मंच पर। और पहला सवाल दिनेश सर आपसे ही है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारियों के लिहाज से आप अगर देखें तो बीजेपी गठबंधन कहां पर खड़ी दिखती है और विपक्षीय गठबंधन कहां पर खड़ा दिखता है? करूं तो उत्तराखंड में बीजेपी का शिविर सज्ज है। रणभेरी से पहले ही उन्होंने अपने को ठीक से अपनी रणसज्जा कर ली है और उसके बाद यहाँ का चुनाव का ऐलान हुआ है। कांग्रेस आज की स्थिति में थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में महसूस हो रही है, यानी कि शुरुआती दौर में कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा दरक रहा है, जिस तरह से उनके बड़े कद्दावर नेताओं ने मैदान में उतरने में थोड़ा आनाकानी की है, तो और जिस तरह से एक एक करके लोग भाजपा में जा रहे हैं। आज 2 विधायक और पूर्व विधायक चले गए हैं। उधर हरक सिंह जी के लोग, उनकी पुत्रवधू समेत 2 लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उससे पहले मनोज खंडूड़ी जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उधर जा रहा है। देश में माहौल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक तरफा है। लग रहा है कि लड़ाई अच्छी होगी 2024 की, लेकिन उत्तराखंड में स्थितियां वैसी नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है जो हम बिहार की हवा देख रहे हैं, जो हम यूपी में या दूसरे प्रांतों में देख रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी के दौरों का इम्पैक्ट हमें अन्यत्र दिखाई दे रहा है। मुद्दे भी कांग्रेस को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस मुद्दाबीन है। आज की डेट कांग्रेस के पास ठीक ठाक मुद्दे भी हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड में कांग्रेस
कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति में आज की डेट में बिखरा दिखाई हुआ दे रही है। आगे अभी ये लंबी लड़ाई है, संगठन बिखरा हुआ लग रहा है, मनोबल तो टूटा हुआ लग रहा है। संगठन अगर हाँ 2-4 वाक्यों में कहें तो फिलहाल स्थिति यही नजर आ रही है। प्रभात सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 7 ही चरणों में मतदान होना है और करीब करीब 2019 वाला ही शेड्यूल है सर। हर फेज में जितनी सीटों पर चुनाव होना है यही 2019 में भी हुआ था। अभी जब फाइनल नंबर्स आएंगे तो क्या उसमें भी 2019 की कहानी दोहराई जाएगी, या आपको लग रहा है कि यहां पर विपक्ष एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से मैं तो ये देख के चल रहा हूं कि जो ये 80 दिन का जो शेड्यूल एक आज चुनाव आयोग ने एक रोडमैप बनाया है कि 80 दिन में किस तरीके से कब मतदान का 4 जून को, ये जून तक चला गया है। ये पहले मई में परिणाम आ जाते थे, ये जून तक गया है। कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है एक बात मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे राजनीतिक मंच सजेंगे, सारे राजनीतिक दल आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। आज हमारा इलेक्शन कमीशन पे एक ये कहना है कि जैसा कि पत्रकार मतलब चुनाव की व्यवस्था पे मैं ये चाहूंगा कि राजनीतिक दल जो भी हैं, क्या ये चुनाव फिर उसी पैटर्न पे होगा कि गाली आ जाएगी या कोई हिंदू मुसलमान आ जाएगा, भारत पाकिस्तान आ जाएगा? मैं ये कहता हूं कि कोई एक सख्त कार्रवाई, कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनता है कि 5 साल बाद जब वोटर अपना चुनाव वोट डालने आता है तो उसके सामने इस देश के वो मुद्दे हों जो मुद्दे एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, देखिए हमारे देश के अंदर कई चीजें हैं, कई समस्याएं। ठीक है प्रभात जी, लौटेंगे आपके पास। आपका कहना है कि मुद्दे जनता से जुड़े हुए होने चाहिए, चाहे वो विपक्ष की ओर से रखा जाए या फिर सत्ता पक्ष की ओर से रखा जाए। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। 2 और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इनके पास भी चलते हैं। मोहसिन सर, अनाउंसमेंट हो गई तारीखों की, तैयारी का दावा आप बार बार कर रहे हैं, 80 में 80 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। उन सीटों को लेकर क्या रणनीति है, खासकर जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है और अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बधाई देता हूं। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने आगाज कर दिया है और अब हमारे यहाँ लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व जिसमें हम सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके और अपनी सरकार बनाते हैं, तो उसके लिए सब। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम जिस तरह से पिछले अगर आप देखें उठाकर जो चुनाव है, चाहे 14 का रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, हमने विपक्ष कभी भी हमारे सामने रुक नहीं पाया, क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया था आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करके। और उस विश्वास पर आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो अब कहना चाहिए अकल्पनीय है। वो कोई देशवासी सोच नहीं सकता था कि 10 वर्षों में जिस तरह से देश को आज आदरणीय मोदी जी ने शिखर पर खड़ा किया है, ये सबके सामने। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हताश और निराश हारा हुआ विपक्ष लगातार, अगर आप देखें हम लोकसभा और विधानसभा दोनों की बातें अगर मिलाकर करें तो 6 चुनाव आप देखें, निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा के 2 चुनाव, सब में बुरी तरीके से हार हुई है विपक्ष की। तो इसलिए विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अभी हमारे दिनेश भाई कह रहे थे कि विपक्ष के पास मुद्दा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। उनके पास एक मुद्दा है कि कैसे हम अपने अस्तित्व को बचा सकें। वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकसित भारत को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमारे और उनमें सोच में बहुत अंतर है, तो इसलिए वो अंतर को वो पाट नहीं सकते, क्योंकि हम लगातार 10 वर्षों से जो देश को हमने दिया है, देश की जनता ने जो विश्वास अपना जताया है आदरणीय मोदी जी पर, वो बढ़ रहा है। अब की हम 400 पार इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो आकलन है, क्योंकि हमने जो 14 सीटों की आपने बात की, वो 14 सीटें भी हमने बहुत पहले से ही उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। वहां हम दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अब की हम उस पर प्रथम नंबर पर आएंगे सर। उन 14 सीटों का भी विश्लेषण करेंगे और आपकी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे उन 14 सीटों पर। लेकिन अशोक यादव जी, अभी तो देखिए आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और आपके नेताओं का रिएक्शन सामने आने लगा। अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तब तक अंशु अवस्थी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आपको लग रहा है कि एक तरफ तो रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अभी तक आई नहीं है,
आपको लग रहा है कि तैयारियों में आप हैं, रेस में भी आप बने हुए हैं, या फिर देरी हो रही है? देखिए, जो लोकसभा का आम चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव में जा रहा है और 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये आंकड़े कहते हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 37% वोट मिला था, बीजेपी को 31%, और 2019 के चुनाव में भी ये वोट घटा था। तो हम ये बात मानते हैं कि 70% वोट इनके खिलाफ है और आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर का है, हार का भय है, क्योंकि अभी तक क्या था कि ये वोट अलग अलग बिखरा हुआ। मेरी इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि आंकड़े ही बोलते हैं, लेकिन अब ये वोट एक साथ आ चुका और दिन पर दिन जुड़ रहा, क्योंकि इस वोट में कौन है? युवा है, जिससे बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 45 साल में ज्यादा बेरोजगारी है। और काम किसके लिए करते रहे? आज इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट आई, आप देखिए आंकड़े सामने हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को अपना जो हफ्ता गैंग था उसका मेंबर बनाकर छोड़ दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि देश में पारदर्शिता को स्थायी रूप से मजबूत करें। ईडी सीबीआई पे आ गए, लौटेंगे, ईडी सीबीआई की भी बात होगी। अभी पार्टी की तैयारी की बात हो रही है, तैयारियों की बात हो रही है, देश में जा रही है। और इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने का काम करेगा। ठीक है, आपका दावा भी आ गया। अंशु अवस्थी जी, लौटेंगे आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि पिछली बार बिखरा हुआ विपक्ष था, इस बार एक साथ है। 2019 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 24.5% वोट आप लोगों को मिले थे, इस बार आप मिल गए हैं। आपको लग रहा अगर उसी तरह से प्रदर्शन हुआ तो बीजेपी को रोक देंगे, एनडीए को रोक देंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजनीतिक समीकरण होते हैं ये पल पल बदलते हैं और आप पिछले साल की बात कर रही हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं, उस बार से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आज की स्थिति जो राजनीतिक समीकरण है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज जो देश की जनता जिस दल को जानती थी कि ये दल देश का भला करने वाला है, उस दल को जनता ने देखा कि ये दल वसूली गैंग चला रहा है। ये मोदी सरकार वसूली जंग चला रही है सरकार के आड़ में। आप ये बताइए, इस देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो इस उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि 80 हराओ और अग्निवीर के कोड से छुटकारा पाओ, 80 हराओ पेपर लीक से छुटकारा पाओ, 80 हराओ बेरोजगारी से छुटकारा पाओ और 80 हराओ किसानों के ऊपर गोली बम और थार के टायर चढ़ने से निजात पाओ। तो 80 हराने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से कमर कस चुकी है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से महिलाओं के क्राइम में गैंग रेप नंबर 1 की है। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि आज भी 2 साल से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के हमारे अभ्यर्थी लठियाए जा रहे हैं लखनऊ में। तो 80 हराओ आरक्षण बचाओ, 80 हराओ महंगाई से निजात पाओ, 80 हराओ बेरोजगारी से निजात पाओ। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 80 हराने का मन बना चुकी है। इसके पहले के लोकसभा चुनाव की जो बात आप कर रही हैं, उसके बाद इस समय तक बहुत कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां बदली हैं। जयंत चौधरी आपको छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में चले गए, परिस्थितियां तो बदली है सही में। देखिए, जयंत जी का जो मूवमेंट रहा, इस जो देखिए धर्म और अधर्म की लड़ाई में महाभारत काल से अगर आप देखेंगी तो बड़े बड़े वीर योद्धा दुर्योधन के पक्ष में जाके लड़ाई किए, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? जीत हुई पांडवों की, जीत हुई न्याय की। और कमोबेश वही स्थिति है जिस तरह से कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन उस सेना को परास्त होना पड़ा। आज वही सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अपार धन संपदा है, अपार सेना है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन मोहसिन रजा जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूं। एक तरफ अशोक जी तमाम तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता 80 सीटें बीजेपी को हरा रही है और हमको जिता रही है। लेकिन आज इन्हीं के सांसद एसटी हसन साहब कह रहे थे कि अगर बैलेट पेपर से वोट करवा दें तो हम जीत जाएंगे, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे हारे हुए फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि विपक्ष 2014 से लेकर अभी तक कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाया, क्योंकि हमें देश और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़कर मिला है।
हम अगर 14 की तुलना में देखें और आज तक अगर उसको आप कंपेयर करें तो हम 400 का नारा जो दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी को, जो विश्वास है कि 370 का आशीर्वाद हमें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिलाकर 400 का आशीर्वाद देश की जनता हमें दे रही है, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है। हमारी सरकार देश की 142 करोड़ जनता को समर्पित सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो काम हमने किए हैं, विपक्ष हराओ और देश बचाओ का नारा देकर ये काम शुरू हुआ था, वो जनता ने विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और आज देश आदरणीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और विकास हो रहा है। अभी कुछ बातें निकली कि रोजगार नहीं दिया, हमारे अंशु भाई कह रहे थे, वो हमारे मित्र हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने 60 वर्षों की सरकार चलाई है, आप 10 वर्षों की सरकार की जो हमारी मोदी जी की उपलब्धियां हैं वो 60 वर्ष पर भारी हैं। हमने 25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है पूरे देश के अंदर। अंशु जी, हम खाली हवाई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम तो जनता देती है ना। अब तो हम जनता की अदालत में हैं, आप भी जनता की अदालत में हैं। आपको 7वीं बार जनता ने मौका दिया है, आइए अपनी बात कहिए। और हम 7वीं बार जनता की अदालत में हैं। विधानसभा लोकसभा के चुनाव और निकाय चुनाव मिलाकर आप परिणाम देख लीजिएगा, हम 400 के पार फिर जाएंगे, क्योंकि हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। लेकिन अशोक यादव का कहना है कि 2014 में 73 सीटें थी, 2019 में आपकी सीटें यूपी में कम हो गई और 62 पर आ गए, बाद में 2 उपचुनाव में आप जीते, इस बार और कम हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, ये कह रहे हैं अशोक यादव। का अधिकार सबको है, लेकिन बहुत से लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, तो क्या किया जाए। मैंने कहा कि हम पहले से ही अपना काम कर रहे थे। जिन सीटों पर हम चुनाव हारे थे, क्या हमने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया था? क्या हमने वहां विकास कार्य नहीं किए? क्या आदरणीय मोदी जी की योजनाएं, आदरणीय योगी जी की योजनाएं वहां नहीं पहुंची? हमने वहां पर भी योजनाएं पहुंचाई हैं, वहां पर भी विकास किया है। तो वोहा की जनता भी इंतजार कर रही है ना, वो भी इस पर्व में जुड़कर हमारे साथ आएगी, तभी तो हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वो 14 हम 2 नंबर पर थे, अब की उसमें हम 1 नंबर पर आ जाएंगे। तो ये लोग अपनी खैर मनाएं कि ये 0 पर जाने वाले लोग हैं। अंशु जी, इतनी देरी क्यों हो रही है? लिस्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी की भी एक के बाद एक लिस्ट आती जा रही है और आज तो अमेठी में भी आपको बड़ा झटका लगा है। आपके 2 बड़े चेहरे, राजेश्वर सिंह जो कि पूर्व महासचिव हैं और एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख दद्दन सिंह, दोनों ही बीजेपी में चले गए। स्मृति ईरानी है, अमेठी छोड़ने को तैयार नहीं है और आपके यहां से कोई अमेठी जाने को तैयार नहीं है। देखिए, कौन कह रहा अमेठी जाने को तैयार नहीं? अमेठी और रायबरेली का देखिए गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है और वोट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर आप कह रहे हैं जाने को तैयार नहीं। अमेठी को तो तब हम साथ खड़े थे जब कोरोना काल में स्मृति ईरानी जी दिल्ली में थी और उन्होंने अपने कमरे बंद कर लिए थे कि बाहर कोई ना निकलो, कोरोना आ जाएगा। तब राहुल गांधी जी ने वहां पर ट्रकों जो है राशन भिजवाई, दवाइयां भिजवाई। रायबरेली में आप देखिए कि लोगों को मदद की, रायबरेली में जो विकास हो सकता विकास किया। स्मृति ईरानी जी ने तो ताले डाले हैं, जब भी वो दिल्ली से जाती हैं तो 4 ताले लेकर जाती हैं, किसी फैक्ट्री में ताला लगा देती हैं, किसी इंडस्ट्री में ताला लगा देती हैं। तो वो तो काम बंद करने का काम किया उन्होंने, हमने शुरू करने का, हमने वहां पर कारखाने लगाए। अमेठी रायबरेली का पारिवारिक रिश्ता है, गांधी परिवार वहां जाएगा, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, जाएगा ना? आप ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार जाएगा? छोड़िए, नहीं, बीजेपी को एक मिनट, आ रहे हैं रायबरेली पे भी आ रहे हैं अंशु जी, आ रहे हैं, बनारस पे भी आएंगे। मैं कह रहा हूं बनारस पर करनी चाहिए, क्योंकि बनारस की जनता ने कह दिया है कि गुजराती लोग बनारस को नहीं चाहिए भाई। ठीक है अंशु जी, ये वाला सवाल लोगों ने बनारस, ये वाला सवाल मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कर रहा हूँ। अंशु अवस्थी जी, ये वाला सवाल मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार अमेठी आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी 1 महीने से वहीं पर डटी हुई हैं और आज आप ही की पार्टी के कई नेता बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो सवाल खड़ा हो रहा है, कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं कि भैया सामने जो प्रत्याशी है वो छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, उसके नाम का अनाउंसमेंट भी हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा चेहरा आएगा और किसके लिए हमें प्रचार करना है। देखिए, अमेठी के लोग कभी ऐसी बात नहीं कहते, ये आप कह रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी ने 10 साल बाद उनको समझ में आ गया, हार का डर इतना सता रहा कि आज उन्होंने एक चुनावी गृह प्रवेश किया है। चुनावी गृह प्रवेश, अगर उनको इतना ही घर लग रहा था तो जब वो पहली बार सांसद बनी थी उसी समय वो घर बना लेती। तो देखिए, ये सब नहीं। अंशु जी, आपके इन बातों का जवाब मोहसिन रजा जी देंगे। मोहसिन रजा जी, डर है बीजेपी को, इसलिए स्मृति ईरानी ने चुनावी गृह प्रवेश किया अमेठी में। अमेठी की जनता ने 2000 के चुनाव में जिस तरह से नाम दिया और उसके बाद लगातार 14 के चुनाव में हम नहीं जीते थे वहां, उसके बाद भी स्मृति ईरानी जी ने
वहां जितनी योजनाएं थी, और चूंकि मैं प्रभारी मंत्री था उस समय, उत्तर प्रदेश से मुझे आदरणीय योगी जी ने भेजा था प्रभार देकर वहां का, तो हम लोगों ने वहां पर 6 लाख लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया था केंद्र प्रदेश की। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो पात्र है उसको योजनाओं का लाभ दिया गया है। अंशु जी अभी बात कह रहे थे, कोरोना के दौरान तो भाई कोई निकलने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने कोरोना में, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्मृति जी ताला लेकर जाती हैं, अमेठी में ताला लेकर जाती हैं और एक के बाद एक कई जगहों पर ताले लगा चुकी हैं स्मृति ईरानी। कई सारे काम, कई सारे रोजगार, कई सारी फैक्ट्रियां उन्होंने बंद कर दी। जो ताले इन्होंने लगाए थे उनको खोलकर वहां पर योजनाएं लाई हैं हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहां पर जो इतने विकास कार्य हुए हैं। वहां तो ऑफिस तक तो था नहीं जब हम गए, वहां पर डीएम का ऑफिस नहीं, वहां पर एसपी का ऑफिस नहीं, वहां पर तहसील में सब लोग बेचारे बैठते थे और तहसील में सारा अमला बैठता था प्रशासनिक। तो आप सोचिए आज वहां सारी चीजें हमने बना कर दी हैं। तो ये कहां थे? ये तो लगातार वहां से जीत रहे थे। और ये सारे डीएम के ऑफिस और एसपी का ऑफिस और कोर्ट वगैरह जो भी चीजें हैं, सारा एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का काम किसने किया? आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में योजनाएं लाने का काम किसने किया? आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने केंद्र से, आदरणीय मोदी जी ने भेजी। तो हमने वहां का विकास किया है। हम तो सोच कर गए थे कि वहां पता नहीं पहले इटली का कोई शहर होगा, वो बड़ा विकास हुआ होगा। वहां तो गड्ढे थे, उन गड्ढों को पाटने का काम भी हमने किया। ठीक है दिनेश जी, 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी ने सभी 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसमें हमें 2 नए चेहरे भी देखने को मिले, 3 नए चेहरे देखने को मिले। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी सिर्फ 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। समय कम बचा है। आपको लग रहा है सर कि कांग्रेस की तैयारी अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की है, या फिर अभी उलझे हुए हैं अपने आप में ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि इससे पहले जब 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया तो गणेश गोदियाल ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, भाई साहब हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हरीश रावत के बारे में जानकारी सामने आई कि वो चाहते हैं कि उनके पुत्र को टिकट दे दिया जाए, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे लग रहा है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस बात सही है कि कांग्रेस थोड़ा असमंजस की स्थिति कांग्रेस की दिख रही है। उसके बड़ा रीजन ये है कि चुनाव बहुत खर्चीला होगा, बहुत महंगा हो गया है और कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी है। भाजपा के मुकाबले करने के लिए की ताकत हर प्रत्याशी में नहीं है। जिन जिनको कहा गया, लोग आगे आकर के पीछे हट गए। यशपाल आर्य, चाहे इवन करण महाराज साहब ने दावट होगा, प्रीतम सिंह जी ने अपना मैदान छोड़ दिया। तो ये स्थिति यहाँ पर है कि और अब एक सिर्फ गणेश गोदियाल जो है वो पूरे दमखम से मैदान में उतरे हैं और वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हरिद्वार का जो असमंजस है, देखिए हरिद्वार में बहुत, ऐसा नहीं कि हरिद्वार कांग्रेस के लिए असंभव सीट है, ऐसा नहीं कि नैनीताल कांग्रेस के लिए असंभव सीट है, लेकिन कहीं जो कांग्रेस के क्षत्रप हैं उनमें जो मैदान में उतरने की एक हिचक है। और मुझे लगता है कि संसाधन, आर्थिक संसाधन की कमी एक बड़ा रोड़ा उनके सामने है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा कुनबे का बिखराव भी है। जो जिस तरह कुनबे में बिखराव है, संगठन मजबूत नहीं है। कुछ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उनकी रणनीति हमेशा, करण महाराज जी का नेतृत्व है, लेकिन कहीं न कहीं उनके और दूसरे नेताओं की उलझनों की वजह से बिल्कुल और चीजें गड़बड़ाई हैं। पहले भी कांग्रेस में ऐसा होता रहा है। दिनेश जी, उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस नेताओं की कम दिखती है। कांग्रेस नेता आपस में ही सिर फुटबॉल करते रहते हैं, चाहे 2019 हो, 2014 हो, 2022 हो, कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होती रही। और अब तो कांग्रेस इतनी टूट फूट गई है कि कांग्रेस के नेता आधे से ज्यादा बीजेपी में हैं, बड़े चेहरे। प्रभात जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, आखिर ऐसी कौन सी वजह आप देखते हैं कि जब बात एनडीए गठबंधन की होती है तो जहन में कमिटमेंट, भरोसा, गारंटी ऐसे शब्द आते हैं, और जब बात विपक्षी गठबंधन की होती है तो फिर बिखरा हुआ गठबंधन, भरोसे की कमी, चेहरे की कमी, ऐसी बात आती है लोगों के मन में? नहीं, देखिए मेनका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विपक्ष चुनाव के पहले लड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब मतदान होता है तो विपक्ष जो है बिखरा हुआ नजर आता है। विपक्ष अपना चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाया। अभी अंशुल जी कह रहे थे कि कांग्रेस की बात कर रहे थे, स्मृति ईरानी की। मैं कह रहा हूं आप 2 सीटों पे लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
प्रियंका आई लखनऊ में और चली गई। अरे भाई, अगर आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट क्षेत्र में विश्वास जनता के प्रति आप 3 महीने से खूंटा गाड़ के आप बैठ जाती, देखो लोगों के प्रति विश्वास होता। आज पूरे देश में अगर मोदी जी का विश्वास है तो विश्वास पे वोट पड़ रहा है ना। मोदी जी 140 करोड़ अगर जनता की बात कर रहे हैं, आप अमेठी और रायबरेली आपने बाकुवर दे दिया, तो विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब मतदान होता है, चुनाव तक जब पार्टियां जाती हैं, तो वो मोदी की गारंटी, योगी जी के कामकाज, इन सब को लेके बहुत नीचे दिखाई देती हैं। तो आज जो पूरे देश के अंदर एक संदेश और एक विश्वास की लकीर जो खिंची हुई है, या किसी नेता पे विश्वास अगर कायम है, तो जनता ये सोचती है कि अब भैया 2024 में जो चुनाव आ रहा है, भरपूर मैंडेट देना है, क्योंकि नया देश बन रहा है, नई राजनीति की ओर ये देश जा रहा है और विकास और डेवलपमेंट की तरफ ये देश जा रहा है। तो इसलिए 400 का नारा दिया गया है। 404 आएंगे, बहुत से कानून में बदलाव होगा, बहुत से आर्टिकल में संशोधन होगा। जो घिसे पिटे कानून चल रहे हैं हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के समय के, उसमें परिवर्तन होगा। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, जब एक नए समाज की हम परिकल्पना करते हैं, नए देश की परिकल्पना करते हैं, तो हमें बहुत कठोर निर्णय लेने होते हैं। और वो निर्णय लेने की क्षमता अगर नरेंद्र मोदी के अंदर है या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के अंदर है, तो उनको वोट भी मिल रहा है और वोट मिलेगा भी। ये विपक्ष सोचे कि वो क्लीन बोल्ड क्यों हो जाता है, क्यों वो अपनी पिच नहीं तैयार कर पाता है, उसको सोचना है। अंशु जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अंशु जी आप रिस्पॉन्ड करिएगा, लेकिन मैं एक सवाल जोड़ दूं। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22.5 करोड़ युवा मतदाता हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और युवा मतदाताओं को मिलाकर 22.5 करोड़ उनकी संख्या है। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया है, वो सारा दिन रील देख रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं के विवेक पर, उन वोटर्स के विवेक पर, उनकी समझ पर सवाल खड़े करते हैं? देखिए, प्रियंका जी कह रही थी कि कांग्रेस में सिर फुटअव्वल है। हरियाणा में जो सिर फुटअव्वल भाजपा में चल रही है, वो कोई देखना नहीं चाह रहा। और कांग्रेस में तो डेमोक्रेसी, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रखते हैं। भाजपा में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मोदी और अमित शाह जी की, तो लोग कितना पीड़ित हैं, गडकरी जी के मुंह से अब कभी अनायास निकल ही आता है। दूसरा, आपने सवाल किया युवाओं को लेकर, 22 करोड़ मतदाता युवा है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि युवा वोट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी सरकार इस समय है जिसकी विदाई का समय आ गया, और विदाई युवा ही करेंगे, जिनसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर सकुशल नहीं हो पाया है। आप समझिए, 50 लाख सिपाही अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के, जो लगातार सर अपना रख कर रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारियां की। उनके जो माँ बाप, जो किसान के बेटे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाते हैं, सिपाही बनते हैं, उन्होंने मेहनत से कोचिंग पढ़ाई, पेपर, लेकिन सरकार सकुशल पेपर नहीं करा पाई, कोई भी पेपर। तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एक वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो हम मास्टरमाइंड तक पहुंच रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने परीक्षा रद्द कर दी और गिरफ्तारियां भी हो रही है। पेपर लीक का आप मुद्दा उठाएंगे, वो कहेंगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी पेपर लीक हुआ, क्या एक्शन लिया गया था? मोहसिन भाई बहुत सुनिए ना, विधान परिषद सुनिए ना, आप लोग मुद्दों को इधर उधर ले जाते हैं। बात आपकी तैयारी की हो रही है, इन मुद्दों को आप पब्लिक के सामने रखिएगा, इन मुद्दों को पब्लिक के सामने रखिएगा और हाथ में गंगा जल लेकर कहिए कि आपकी पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां नहीं हुआ। राजस्थान में भी पेपर लीक इसी साल की बात है ना, बहुत दूर की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ठीक है, लौटूंगी मैं, लौटूंगी आपके पास। नहीं हो पाया। अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि युवा इस बात का अब ध्यान रख रहे हैं कि कौन युवाओं की बात कर रहा है। ठीक है, युवाओं की बात कौन कर रहा है, युवा ध्यान रख रहे हैं, वाकई रख रहे हैं। के माध्यम से अंशु जी लौटेंगे आपके पास, और हमने अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौकरियों को शीघ्र भर्ती करेंगे। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को मजबूत कड़ी के रूप में जोड़ा, आपने कांग्रेस के साथ भी बात की, आपने TMC के साथ भी बात की और एक फॉर्मूला निकला। जयंत जरूर छिटक गए, लेकिन एक फॉर्मूला निकला। क्या पूरे देश में इस परिपक्वता की कमी दिखी? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उसे थोड़े और परिपक्वता से पूरे देश में ये रोल निभाना चाहिए था, ताकि INDA दूसरे राज्यों में ना टूटे, क्योंकि सिर्फ यूपी के सहारे तो आप नहीं बना लेंगे ना, केंद्र में सरकार बनानी है। वोटर्स जागरूक है, वोटर्स केंद्र में कौन मजबूत सरकार देगा उसे वोट करेंगे। देखिए मेनका जी, वर्तमान चुनौतियों पे जो भी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या इंडिया घटक के जितने भी दल हैं,
जिन्होंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई, जो भी परफॉर्मेंस वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्टीमेट है। उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो सत्ता सामने है, इस सत्ता के सामने लड़ना सिर्फ जनता के भरोसे ही मुमकिन है। मेनका जी, तो ममता बनर्जी को क्यों साथ रखा था पहले, नीतीश कुमार को क्यों साथ रखा था पहले, अरविंद केजरीवाल को पहले क्यों साथ रखा था, ये सबके सब छिटक गए, तो कोई तो वजह रही होगी। मेनका जी, अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं है, ममता दीदी भी साथ में है, रही बात नीतीश जी की, आपके साथ है, यूपी में साथ है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, INDA नहीं है वहां पे। ठीक है, देखिए मेनका जी, A बराबर B बराबर C, देन A इक्वल टू C एंड C इक्वल टू B, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और हम इंडिया गठबंधन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मोहसिन साहब ने गठबंधन की बात की, A इज इक्वल्स टू B में अटकी हुई है कि A इज इक्वल्स टू B, B, C कैसे बराबर हो गए सारे। शायद मुझे लगता है वोटर्स भी इसी तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। वोटर नहीं कंफ्यूज है, हमारे साथ TMC है, हम TMC के साथ आप है, आपके साथ कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ आप है, बिल्कुल सब एक साथ है। मैं फार्मूला है। अभी देखिए, हमारे मोहसिन साहब ने कई बातें कही, मैं उस पर 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। मोहसिन साहब ने कहा कि विकास हुआ है। आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें अनिल कपूर एक घड़ी लगाता है और जैसे बटन दबाता है वो चीजें गायब हो जाती हैं। इनके सड़कों पे गाड़ियां गायब हो जा रही हैं मेनका जी। विकास नगर में कार गायब, लखनऊ से गाजीपुर जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस में कार गायब, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कार गायब। मतलब मिस्टर इंडिया टाइप का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। मतलब पूरी कार गायब। ओके मोहसिन रजा जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा जो सवाल अशोक जी की तरफ से उठाया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में आपने उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर जीत दर्ज की, तब भी 7 सीटें आप नहीं जीत पाए थे, और 7 सीटों में मैं खासतौर से मैनपुरी का जिक्र करूंगा, रायबरेली का जिक्र करूंगा। क्या इस बार रणनीति होगी कि माना जाए कि आप जो 80 में 80 पर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, उस 80 में ये 2 सीटें भी होंगी, और ये 2024 में 2014 और 2019 से ये अलग कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखिए, यहां पर मैं कहना चाहता हूं, अशोक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि अशोक जी ने हमारे विकास कार्यों की खुद ही प्रशंसा कर दी। आपके टीवी चैनल पर सबने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम लिया उन्होंने, जो हमने बनाया, और इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम लिया, जो हमने बनाया। अगर वहां पर कोई छोटे मोटे काम निकल आए हो वो बात अलग है, लेकिन ये तो उन्होंने मान लिया कि ये 2 एक्सप्रेसवे हमने बनाए, 6 एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं। ये खाली एक का ढिंडोरा पीटते थे, 6 एक्सप्रेसवे हमने उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। और सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय योगी जी, और देश में आदरणीय मोदी जी लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं और तेजी से विकास हो रहा है। जो सीटों की आपने बात की है, हम 2014 में जब आए सत्ता में, आपने कहा कि उस वक्त 73 लेकर आए थे, फिर हमारे पास 64 रही। आप ये देखिए कितने प्रयोग इन्होंने कर डाले, लेकिन जनता ने नकारा है इनको। आदरणीय मोदी जी को आगे बढ़ाया और उन पर विश्वास किया है। मोदी जी जो कहते हैं कि हाँ मोदी की गारंटी, तो उस गारंटी पर मोहर कौन लगा रहा है? देश की जनता लगा रही है। अगर आज सुरक्षा की गारंटी है तो आदरणीय योगी जी है उत्तर प्रदेश में, उस पर जनता मोहर लगा रही है। इसलिए जो 2-3 सीटें जिनकी आपने बात की थी, वो सीटें भी हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर काम किया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने बहुत जल्दी से जवाब देंगे अशोक जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहसिन जी ने सुरक्षा की गारंटी तो दे दिया, लेकिन जब ये कहते थे ना कि हमारे राज्य में बहन बेटियां रात को भी स्कूटी से जा सकती है, गृह मंत्री जी कहते थे, लेकिन इन्हीं के झांसे में हमारी BHU को बहन आ गई। नहीं सुरक्षित है। अरे भाई, आप लोगों ने तो वो भय का वातावरण फैला रखा था समाजवादी पार्टी के दौरान, तो बहु बेटियां क्या कोई सुरक्षित नहीं था, व्यापारी तक सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम लिया। ठीक है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा, आप भी कह रहे हैं, और यही बात CM योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। पहले और अभी के वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर वोटर्स जो हैं वोट कास्ट करेंगे। मैं दिनेश जी का रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी, क्या अभी भी मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी पूरी तरह से निर्भर है? 2014 में मोदी की लहर थी, 2019 में उन्हीं के काम का भरोसा था, उनसे उम्मीदें थी। क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गारंटी है, और इसी चेहरे के भरोसे बीजेपी चुनाव मैदान में? जाहिर तौर पे मोदी एक बड़ा फैक्टर है भाजपा के लिए, लेकिन ये भी बात सच है कि आज वो 14 और 19 वाली मोदी लहर उतनी प्रचंड नहीं है। आज मैं तो राम लहर को भी कमजोर होता देख रहा हूँ। रामलला विराजमान हो चुके हैं
और उसके बाद वोट लहर मुझे ठंडी नजर आ रही है। लेकिन ओपिनियन पोल जो हमने किया दिनेश जी, ओपिनियन पोल में 62% से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर को राष्ट्र का मुद्दा माना है। राष्ट्र का मुद्दा है इनका जी, बहुत लोग मानेंगे उसको, लेकिन मैं ओपिनियन पोल पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता हूँ। ठीक है प्रभात जी, जो करने का तरीका होता है उसे, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो भाजपा को इतने सारे जो ऑपरेशन विभीषण हुए हैं, ऑपरेशन नीतीश, ऑपरेशन रालोद, ऑपरेशन हरियाणा, ऑपरेशन झारखंड, ऑपरेशन दुनिया भर के ऑपरेशन भाजपा जो कर रही है, जो विभीषणी खेल चल रहा है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसको भाजपा भी महसूस कर रही है कि इतना आसान नहीं है 400 पार का दावा करना, 370 का दावा करना। वो करेंगी, कोई भी पार्टी करेगी कि करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है इस बार। कुछ ना कुछ दूसरे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। मणिपुर की इको है अभी, ऐसा नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आया, वो उसकी इको होगी, चुनाव तक होते उसका इंपैक्ट कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार एंटिसिपेट करते, कुछ चीजें आएंगी चुनाव में, तो वो आने वाली हैं। तो एक तरफा नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी जी का आपने लिया नाम, तो बिल्कुल अभी भी भाजपा के पास जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोदी है। मोदी जी वो 24/7 चुनाव देखते हैं, जीत देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और वो अभी भी कर रहे हैं जितना उनसे होता। हर तरह के जो भी जितने भी प्रयोग होते हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, और भाजपा का सबसे बड़ा संबल मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभात जी, मैं दिनेश जी की बात लेकर आपके पास आ रहा हूं। सर, मेरा सवाल ये, कहीं में बीजेपी कहती है कि हमने एक अलग वोट बैंक क्रिएट किया है, वो है लाभार्थी वोट बैंक, जिसमें किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं और गरीब हैं। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आपने अपना वोट बैंक क्रिएट कर लिया है, तो फिर आपको किसी पार्टी को या किसी सरकार को तोड़कर अपने साथ लाने की जरूरत क्या है? चाहे हम जयंत की बात करें, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, या छोटे अलग अलग दलों से जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर उसकी जरूरत क्या अगर आपको लगता है कि आपका अपना एक वोट बैंक है और उसके सहारे आप वैतरणी पार कर लेंगे? नहीं, देखिए शुक्ला जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, जैसे हमारे विपनेश साहब कह रहे थे कि मोदी लहर, मैं मोदी लहर नहीं मानता हूं। देखिए, आज सबसे बड़ी चीज, विपक्ष भी कोई लहर नहीं बना पाया है मोदी के खिलाफ। विपक्ष भी कोई लहर नहीं बना पाया है। विपक्ष भी अपना एक एजेंडा सामने रख नहीं पाया देश के सामने। चेहरे है नहीं, प्रदेशों में रीजनल पार्टी के चेहरे नहीं मोदी के सामने टिक पा रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं टिक पा रहे हैं। मोदी का जो आज तीसरी बार अगर मोदी ने नारा दिया है, या देश के अंदर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है राजनीति का, तो वो मुझे लगता है कि बड़े निर्णय जो देश के सामने एक बड़े निर्णय आए हैं, 370 से लेकर यूसीसी और भगवान राम का मंदिर, 500 साल पुराना एक मामला जो लटका हुआ था, और उसके अलावा काम करने की शैली। देखिए, मैं आपको बता दूं शुक्ला जी, राजनीति जो है 24/7 की है, पार्ट टाइम की राजनीति नहीं है कि आप एक महीने के अंदर आइए, जनता के बीच उतरिए और बताइए कि ये कर दिया मोदी ने, ये नहीं किया मोदी ने, वो नहीं किया। विपक्ष भी कोई लहर नहीं बना पाया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो वोट इस बार पड़ेगा वो काम के आधार पे पड़ेगा, बड़े निर्णयों के आधार पे पड़ेगा, और उसमें मोदी टॉप पे ही चल रहे हैं। इसलिए मोदी की गारंटी या योगी की गारंटी, योगी की सुरक्षा व्यवस्था, यूपी बदल गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बदला है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वही परिणाम 80 की 72 सीट हो या भारी हुई 12 सीटें हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम किया है। यूपी बदल गया है। अदालत पे यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि बीमारू राज्य जिस यूपी को कहते थे, अब वो राज्य विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सवाल तो अंशु जी के सामने नहीं, अंशु जी के सहयोगी के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने रखना चाहिए। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी जी, आपसे सवाल है। बार बार यही बात कांग्रेस पर होती है कि चुनाव से ठीक पहले आप लोग आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जिस जगह पर आपकी जमीन नहीं, वहां तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है ना, तब तो सिंचाई हो पाएगी, फसल आप उगा पाएंगे। लेकिन यहां पर प्रियंका जी विधानसभा चुनाव के बाद गई तो फिर लौटी ही नहीं, नजर ही नहीं आई। और यह हाल तब है जब 2019 में 63 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस की। 67 पर आप लड़े थे, 63 पर जमानत जब्त हो गई थी, अमेठी आपसे छिन गया था। और तब ये उदासीनता यूपी को लेकर क्यों? कि मुझे लगता है कि प्रभात जी जब बोल रहे थे तो मैं आश्चर्य में था कि विपक्ष अपने आप में एक चौथा स्तंभ भी स्वाभाविक विपक्ष होता है।
लेकिन जितनी हिम्मत वो कर रहे होंगे, मैं सोचता हूँ कितना होमवर्क करते भैया होंगे, मेरे ऊपर कितनी काउंटर ताकत मत लगाते कीजिए, होंगे। आप अच्छी मेनका बात जी का जवाब दीजिए। हम तो सोच रहे थे कि अमेठी और हम तो सोच रहे रायबरेली थे कि घर को आपने सुदृढ़ हम सोच क्यों रहे नहीं थे किया? कि हम लोगों आप को मेरे तो ऊपर सिर्फ सुनना काउंटर मत चाहिए। कीजिए। प्रभात जी इतनी अच्छी प्रभात अच्छी बातें त्रिपाठी कर पे रहे काउंटर थे, मत कीजिए आप। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि नहीं, बीजेपी के आप प्रवक्ता मेरा भी नाम आश्चर्य लेके कह रहे हैं। भाई अब प्रभात जी अरे आप बोल रहे अपना थे, मैं संगठन सुन रहा मजबूत था। कीजिए। अब मैं अमेठी और बोल रहा रायबरेली मैं बोल रहा हूँ तो सुरक्षित आप भी कीजिए। सुन लीजिए। प्रभात अरे आप त्रिपाठी मेरे आप बोल ऊपर रहे थे अटैक तो मैं क्यों कर सुन रहे रहा हैं था भैया? ना। आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मैं चाहता हूं कम से कम हम बोल रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए। अरे आपने मेरा तो नाम लिया, हम ये मुझे सोच आप रहे थे निजी कि हमला ना करें। इतनी नहीं, मैं निजी हमले नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी तारीफ ही कर रहा हूं। अब उनको हमला क्यों लग रहा है? अरे भाई हमारे सवाल का तो जवाब दे दीजिए अंशु जी। बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे तब तो वो नाराज नहीं हो रहे थे मोहसिन भाई की वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष बात नहीं कर रहे हैं। तो हम भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको सुन लेना चाहिए। दूसरा, अंशु जी, मेरे सवाल अभी का आप जवाब कौन कांग्रेस देगा? पे सवाल कर रही हैं प्रियंका। देखिए इस समय एक ही मुद्दा बहुत मेनका, तेज हो गया अंशु है, जी नाम करेक्ट कर लीजिए, जो मेनका। जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता ये जानना चाहती है कि आखिर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से मोदी जी की भाजपा ने चंदा क्यों लिया? गौमांस निर्यात करने वाली पार्टी अंशु जी, कंपनियों से जनता ये भी जानना चाहती है, यूपी की जनता, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली लड़की कहाँ है? बच्चों को गेम खेलने से जान गई इलेक्टोरल बॉन्ड। अंशु अवस्थी जी, प्रियंका गांधी कहाँ है? इंटरप्ट करती नहीं है। अरे मैं इंटरप्ट क्या, सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, पब्लिक के बीच उतरना नहीं चाहते, पसीना बहाना नहीं चाहते। सुन लो प्रियंका जी, मेरा नाम मेनका है। INDA के बारे में प्रियंका जी को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ। चंदा दिया है पता है सभी को, इसलिए बोलिए मत बीच में, पूरी बात आने दीजिए अगर बुलाया है डिबेट में, ठीक है? एक सेकंड अंशु जी, एक सेकंड अंशु जी, पहले तो एक सेकंड अंशु जी, पहले तो व्यक्तिगत में एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। पहले तो व्यक्तिगत मत होइए, दूसरी बात ना ये ठसक मत दिखाइए। लड़ना चाहिए आपको बीजेपी से, करनी चाहिए आपको चुनाव की तैयारी। आप यहां लड़ने चले आए हैं एंकर से। प्रभात जी ने कहा कि भैया आईना मत साफ करिए, चेहरे पर धूल है, चेहरा साफ करिए। आपको ये बात खटक गई, आपको बुरी लग गई और आप प्रियंका जी, आप मेनका जी को प्रियंका जी करने लगे। हमारा मालिक कौन है वो छोड़ दीजिए, आपका मालिक कौन है उसका पता लगाइए और तैयारी करिए। आपका मालिक कौन है, आपका मालिक कौन है उसका पता लगाइए और तैयारी करिए। बाकी लोगों का मालिक ढूंढने से बेहतर है कि अपना एक मालिक बनाइए और तैयारी करिए, है ना? और नाम हम आपको बार बार दुरुस्त करें। एक सेकंड ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पहले तो नाम करेक्ट कीजिए। वो प्रियंका नहीं, वो मेनका है। प्रियंका आपकी पार्टी के नेता हैं और वो कहां गायब है यूपी के चुनाव के बाद से, वही उनका सवाल है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप चले जा रहे हैं मालिक पर और नौकर पर। आपका मालिक कौन है, कहां है आपका मालिक? चुनाव का बिगुल बच चुका है, आपके मालिक का पता नहीं है, उस पर आपके पास जवाब नहीं है। चले आए हैं आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। मोहसिन रजा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए सर कि एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है पेपर आउट हो रहा है, युवा नाराज हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपने करोड़ों युवाओं को नौकरी दे दी है और उन्हीं युवाओं के दम पर आप फिर से सत्ता में आने वाले हैं। सवाल यह कि जो 22.5 करोड़ युवा है जो इस बार वोट करने के लिए जा रहा है, वो किसकी बात पर भरोसा करे? देखिए ऑब्वियसली वो आदरणीय मोदी जी की बात पर भरोसा करेगा, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करेगा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की बात पर, उनकी गारंटी पर भरोसा करेगा, उनके विकास कार्यों पर भरोसा करेगा। क्योंकि हमने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं मिलेगा। ये विपक्ष के लोगों से पूछिए कि लगातार जब जब चुनाव होते हैं या आकर बेचारे टीवी पर बैठते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, ये साफ है कि उन्हें हार स्वीकार है, लेकिन सामने बैठकर नहीं हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। कैसे जीतेंगे भाई? आपने कुछ नहीं किया है। आप 10 साल से सत्ता के बीच जनता के बीच में गए नहीं है। हमने 10 साल से जनता को छोड़ा नहीं है। हमने विकास कार्यों की वहां गंगा बहाई है। हम हर एक के दरवाजे पर गए हैं। हमने सारी योजनाएं उनके दरवाजे पर जाकर पहुंचाई हैं। हमने उनको बुलाया नहीं है। ये सरकार ऐसी है आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की कि हम घर यही सवाल हो रहा है। रोकूंगी, आपको इंटरप्ट करूंगी। यही सवाल तो उठ रहा है कि आपने इतना अच्छा काम किया है, अगर आपने सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर ऑपरेशन हरियाणा, ऑपरेशन हिमाचल, ऑपरेशन लोटस, अपने ही मुख्यमंत्री को बदल देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बताइए, आप जिस बात पर प्रश्न उठा रही हैं, हम सबको दायित्व मिलता है।
हम अभी पिछली सरकार में हम मंत्री थे, आज हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। जो दायित्व तो हमारी पार्टी देती है, जो हमारा संगठन और नेतृत्व देता है, हम उसका निर्वाह करते हैं। हम सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार रहता है सर। अब जो चाहे बात दावों और वादों से आगे बढ़ चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब आपको जनता के बीच में जाना है और वहां पर अपनी उपलब्धियों का जिक्र करना है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो आपकी नाकामियों को गिनाएगा। आपको खूब बोलने का मौका दिया, लेकिन आपने ना कुतर्क किया, आपने तर्क नहीं किया। हमें समाप्त करना होगा, समय हमारे पास इतना ही था। आपको खूब समय दिया, लेकिन आपने समय का सदुपयोग नहीं किया और जनता ने भी आपको खूब समय दिया, लेकिन आपने उस समय का भी सदुपयोग नहीं किया। हमें समाप्त करना होगा। तरफ से कहूंगी, मैं अपनी तरफ से भी कहूंगी कि यहां व्यक्तिगत होने से बेहतर है कि सवालों का जवाब दिया जाए। और दूसरी चीज, अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आज हमने एक लंबी बहस की, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। आखिर में आप सभी राजनीतिक दलों को, पक्ष विपक्ष सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ताकत के साथ आप लोग चुनाव में उतरिए और सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं।